वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंट्स द अफेयर। कहानी के पहले हिस्से में आज हेलन की कहानी बयां होगी। हेलन से विक ने उम्मीदें लगा रखी हैं बच्चा देने की। वो भी विक को मरने से पहले बाप बनने की खुशी देना चाहती है, पर उसका हर बार रिजल्ट नॉट प्रेग्नेंट ही आता है। आज सुबह जब विक ऑफिस जा रहा था तब हेलन ने उसे कहा, कुछ भी असंभव नहीं होता। हो सकता है कि इस उम्र में भी मैं माँ बन जाऊँ, थोड़ा समय दे दो। पर इन सब बातों से विक का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने कहा, मेरे मरने के बाद तक तो हो ही जाएगा। ऐसा कहकर वो ऑफिस चला गया। हेलन जब घर से बाहर निकली तब उसने देखा कि सेरा अपना पेट छुपाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल वो ऐसा क्यों कर रही है ये हेलन की समझ से परे है। इसके बाद दोनों विक की नई गाड़ी में एक साथ ड्राइव को चले। इसके बाद ये पहुंचे वहाँ जहाँ सेरा के साथी और उसकी टीचर साथ में है। यहाँ हेलन ने इन सब के साथ टाइम स्पेंड किया। सेरा ये बताना चाहती है कि वो विक के साथ हम बिस्तर हुई थी, पर वो कैसे कहे। हेलन से उसकी दोस्ती टूट सकती है, पर उसने अपने लैंगिकता के झुकाव के बारे में ज़रूर बताया कि वो औरतों की तरफ भी आकर्षित होती है। सेरा ने हेलन के सामने अपने विचार रखे। जब भी मैं किसी औरत को देखती हूँ तो मुझे मेरे समूह की जान पड़ती है। मैं उसके साथ अपनी बातें शेयर करने में ज़्यादा अच्छा महसूस करती हूँ। एक नग्न औरत मुझे ज़्यादा आकर्षित करती है। ऐसे में मेरे पास ज़्यादा नियंत्रण होता है। हेलन उसकी बातों को और विचारों को बड़े गौर से सुनती जा रही थी। हेलन उसकी बातों में खो सी गई थी। सेरा उसके करीब गई और उसे किस करने लगी। इसके बाद दोनों एक ही बिस्तर पर थे। हेलन को समझ नहीं आया कि उसे क्या हो गया, पर उसने इन सब में सेरा का साथ दिया। बाद में दोनों बातें कर रहे थे टहलते हुए। हेलन ने कहा, जब हम औरतें एक पति के साथ होती हैं तब वो खुद जैसा नहीं होता, पर शादी एक प्रॉमिस होता है पूरी जिंदगी का अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ। सेरा, तुम इस खुशी से महरूम हो रही हो। सेरा को ये सब बातें समझ आई भी और नहीं भी, क्योंकि उसका रिस्पॉन्स भी कुछ ऐसा ही था इन सब बातों को सुनकर। आज हेलन ने यहाँ काफ़ी अच्छा वक्त बिताया, पर उसे विक की बड़ी याद आई। जब वो इमोशनल होती हुई घर पहुँची तब उसने विक से कहा, मैं नहीं चाहती कि तुम मरो। विक की आंखें भी नम थी। उसने कहा, मैं भी नहीं मरना चाहता, पर मैं क्या करूं। इसके बाद दोनों करीब आए और अब कहानी का दूसरा हिस्सा जिसमें नोआ की कहानी बयां होगी। आज वो ट्रेवर को ड्राइविंग सिखा रहा है। इसी बहाने ही सही, उसे अपनी बच्चों में से किसी ने तो उसे अपने करीब आने की इजाज़त दी है, पर हेलन को ये सब पसंद नहीं आ रहा। वो नहीं चाहती कि नोआ उसके बच्चों के आसपास भी दिखे। घर में जब नोआ पहुंचा तब दोनों लड़ पड़े। नोआ ने कहा, तुम मुझे चाहे जो कहो, पर मैं भी उनका बाप हूँ। मेरा भी हक है उनसे मिलने का, और कोर्ट केस के समय यही तो समझौता हुआ था हमारे बीच। अब तुम अपनी बात से मुकर रही हो, और तुम क्यों नहीं समझती कि बच्चों को मेरी भी ज़रूरत है। और ये जो तुम उनसे मुझे दूर रखने की और विक को उनके करीब ले जाने की कोशिश कर रही हो, ये याद रखो कि वे बच्चे मेरे हैं, विक के नहीं। यहाँ हेलन ने डिस्क्लोज किया कि विक को कैंसर है। यह सुनकर नोआ को अचंभा हुआ। उसने पूछा, किस तरह का कैंसर। हेलन ने कहा, इससे क्या फ़र्क पड़ता है नोआ, सच तो यही है ना। नोआ ने कहा, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, हम दोस्त हैं। हेलन ने इस बात से इनकार करते हुए कहा, नहीं, हम दोस्त नहीं हैं। इसके बाद उसने उसे जाने का इशारा किया। नोआ यहाँ से निकलकर अपने निवास स्थान पर पहुँचा है। कुछ समय बाद जब नोआ एंटन के साथ था तब उसे कोल का फ़ोन आया। दरअसल एलिसन गायब है। उसकी तलाश में उसने नोआ को रुकने को कहा, और इस तरह अब तीनों तलाश में निकले हैं एलिसन की। और अब कहानी का अगला हिस्सा जिसमें कोल की कहानी बयां होगी। एलिसन की तलाश में वो एक होटल में पहुंचा है। ये होटल नया नया सा खुला है, पर यहाँ उसकी कोई खबर नहीं। वो एलिसन को कॉल करता है तो वॉइस मेल पर मैसेज जाता है। यहाँ उसे बेन मिला है। बेन से उसने जानना चाहा कि एलिसन है कहाँ, पर बेन ने कहा, अब हम साथ में नहीं हैं। कोल ने पूछा, पर हुआ क्या था। उसे मेरा ये सच कि मैं शादीशुदा हूँ पसंद नहीं आया। एथेना का फ़ोन आया कोल को ये बताने के लिए कि एलिसन जोनी को उसके पास छोड़ गई थी और उसने उसे लुइजा के पास छोड़ दिया है। एथेना ने कहा, हो सकता है वो लॉस एंजलिस में हो, मैं पूरा कंफर्म करके तुम्हें बताती हूँ। इसके बाद वो मिला नोआ और एंटन से एलिसन को ढूंढने के लिए। इस समय सबसे ज़्यादा परेशान है कोल। वो एलिसन से अपने आप को डिटैच नहीं कर पाया। अभी भी वो उसके लिए इतना फिक्रमंद है कि नोआ भी इन सब को नोटिस कर रहा है। रास्ते में एक होटल में रुके थे। लॉस एंजलिस का सफ़र बड़ा लंबा है, थकान भी काफ़ी हो चुकी है। ऐसे में इन्होंने यहाँ रुकने का और एक दूसरे से अपने अपने लाइफ के स्टेटस के बारे में बातें की। पर कोल को चैन नहीं जब तक वो एलिसन को सही सलामत नहीं देख लेता। अगली सुबह सफ़र इतना लंबा था कि तीनों ने बारी बारी से ड्राइविंग की।
एक एक करके नींद भी ली। दरअसल ये तीनों एथना के बताए पते पर, जहाँ एलिसन के पिता जेम्स का घर है, वहाँ पहुँचे हैं। यहाँ जेम्स की वाइफ जूली ने इनका वेलकम किया। खाने के टेबल पर जब कोल ने जेम्स से पूछा तब उसने कहा, नहीं, वो यहाँ नहीं है। मेरा घर बड़ा है पर इतना भी बड़ा नहीं कि वो इसमें खो जाए। मुझे लगता है कि वो कुछ नाटक कर रही है। कोल को ये बात पसंद नहीं आई। वो थोड़ा एग्रेसिव हुआ जेम्स की तरफ, पर नोआ ने उसे रोक लिया। जेम्स ने कहा, क्यों? उसने पहले भी तो ऐसी हरकतें की हैं। इसमें सरप्राइज़ होने वाली क्या बात है? फिक्र मत करो, वो खुद ही चली आएगी। कोल ने कहा, कैसा कलेजा है तुम्हारा। तुम्हारी बेटी गायब है और तुम अभी भी यहाँ शांति से बैठे खाना खा रहे हो। और वो जैसी भी है उसमें कुछ तो रोल आपका भी है। आपने उसकी ज़िंदगी में खालीपन छोड़ा जिसे भरने के लिए वो इधर उधर भटकती रही। जेम्स ने कहा, मुझे इसका पछतावा है, पर अब मैं इस उम्र में सब ठीक करना चाहता हूँ। कोल ने तेज़ आवाज़ में कहा, ऐसा नहीं होता है। एक बार आप सब कुछ बिगाड़ दो और फिर ठीक करने लग जाओ। क्या हम अपनी गलतियों को मिटा सकते हैं? इतने में जूली आई। उसने जेम्स से कहा, एथेना का फ़ोन है, वो कुछ बताना चाहती है। जेम्स गया और थोड़ी देर बाद उदास चेहरा लिए आया। उसने कहा, एथेना ने बताया कि एलिसन मिल गई है, पर वो नहीं, उसका शरीर मिला है। वो अब मर चुकी है। आप सबको एथेना ने बुलाया है। ये सुनते ही कोल को जैसे सदमा सा लगा। वो कुर्सी पर गिर पड़ा। नोआ ने उसे संभाला। दुख तो नोआ को भी हुआ है, पर कोल अपने सामने चलती इमेजेस, एलिसन से उसका मिलना, उसके प्यार में पड़ना, एक दुनिया बसाने की असफल कोशिशें करना, इन सब गमगीन यादों के साथ पहुँचे हैं उस पते पर जहाँ एथेना ने बुलाया है। एलिसन की डेड बॉडी समंदर से मिली है। उसकी शिनाख्त के लिए यहाँ के स्टाफ सारा ने कुछ तस्वीर दिखाई है। उसने बताया, एलिसन कई दिनों से पानी में डूबी हुई थी। हम आपको सिर्फ तस्वीरें दिखा रहे हैं ताकि आपको सदमा कम लगे। कोल की आंखों से आंसू निकल आए। वो कभी भी एलिसन को भूल ही नहीं पाया। बेशक वो उससे दूर था, पर उसे देखकर ये तसल्ली कर लेता था कि वो कम से कम इस दुनिया में तो है। पर अब वो क्या करे? उसने सारा से कहा, मैं क्या उसके शरीर को देख सकता हूँ? सारा ने कहा, आपकी मर्जी, पर तस्वीर कम दुख देती है। कोल नहीं माना और अब ये एलिसन की डेड बॉडी को देखने जा रहे हैं। यहाँ दरवाजे तक तो कोल पहुँचा, पर यहाँ से उसके कदम अंदर नहीं जा पा रहे। वो दरवाजे के सहारे सिर रख कर आंसू बहाने लगा। नोआ ने कहा, कोल, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे हालात। तुम क्यों नहीं तस्वीर ही देख लेते? तुम देख नहीं पाओगे उसका शरीर। कोल ने नोआ से अंदर जाने की विनती की। नोआ भी नहीं जाना चाहता था, पर कोल इस बात को मान जाए कि एलिसन इस दुनिया में नहीं है, ये मानना तस्वीर देखकर उसके लिए बहुत मुश्किल है। उसने नोआ को अंदर जाने को कहा। नोआ ने इसके बाद हिम्मत दिखाई और डेड बॉडी को देखने गया। खिड़की से ही कोल देख रहा था। एलिसन की डेड बॉडी के हाथ और उसका माथा वो खिड़की से भी देख पा रहा था। उसने भावुक होते हुए नोआ की तरफ देखा। नोआ ने इस बात की पुष्टि की कि हाँ, ये एलिसन ही है। इन सब के बाद कोल अपने आप को फूट फूट कर रोने से नहीं रोक पाया। नोआ भी उदास था। उसने बाकी की फॉर्मेलिटीज़ पूरी कराई। रास्ते में जाते हुए नोआ ने कोल से पूछा, पर वो उस तट पर क्या कर रही थी? कोल ने कहा, बेन ने उसे मारा है। मैं उसे मिला था। अब मुझे सब समझ आ रहा है। नोआ कोल की तसल्ली के लिए उस तट पर ले गया जहाँ से एलिसन की बॉडी मिली थी। डिटेक्टिव जेफरीज को ये केस मिला है। उसने बताया कि यहीं से उसने उसकी बॉडी को खींचा था। शायद यहाँ अंधेरा था। वो आई और कूद गई। लहरें इतनी तेज़ थी कि वो बच नहीं पाई होगी। कोल ने पूछा, पर वो यहाँ तक आई कैसे? अपने घर से इतनी दूर, बिना कार के, बिना बाइक के, ऐसा कैसे संभव है? जेफरी ने किसी भी हत्या की आशंका से इनकार किया। उसने कहा, यहाँ उसका पर्स मिला है, उसके और भी सामान मिले हैं, और तो और उसने अपने सारे पैसे जोनी के लिए नए खाते में ट्रांसफ़र कर दिए हैं, वो भी 1 हफ्ते पहले। कोल को जेफरीज की बातों से इत्तेफाक नहीं। जेफरीज ने कहा, देखो, ये मेरा पहला केस नहीं है। कोल ने पूछा, आपने बेन से बात की? जेफरीज का जवाब था, हाँ, मैंने बात की। उसका अपना गवाह है, और जब मैं एलिसन से सालों पहले मिला था स्कॉटी के केस के सिलसिले में, तब उसने बताया था कि वो 35 की उम्र तक पहुंचने की कोशिश करेगी। इससे ज़्यादा वो जीना नहीं चाहती। अब कोल नोआ के साथ चला आया है। उसका दिल ये मानने को तैयार नहीं कि एलिसन खुदकुशी कर सकती है। उसने कहा, ज़रूर कुछ गड़बड़ है। वो जोनी को अकेले नहीं छोड़ पाती। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। कुछ राज है इसमें। नोआ,
तुम्हें और एंटन को मैं स्टेशन तक छोड़कर मैं फिर वापस आऊँगा। मैं सच का पता लगा के रहूँगा। नोआ ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ रहूँगा। मुझे डर है कि कहीं तुम बेन को मार ही न दो। इसके बाद ये पहुँचे बेन के ऑफिस। बेन ने कहा, मुझे अफसोस है जो कुछ भी हुआ उसके लिए, पर कोल को ये शब्द अच्छे नहीं लगे। वो कुछ और स्मेल कर पा रहा है। उसने बेन से पूछा, मुझे सब कुछ बताओ। उन दिनों तुम कहाँ थे जब ये सब हुआ? बेन ने कहा, मैं तुम्हें जवाब दे नहीं हूँ। नोआ ने दरवाज़ा बंद कर दिया, जैसे दोनों मिलकर बेन को मारने वाले हों। बेन को अपनी एक एक डिटेल कि वो कहाँ था बतानी पड़ी। इसमें उसने अपनी एक मीटिंग बताई जो कि 3 घंटे चली। ये वही समय है जब एलिसन की मौत हुई होगी, एक अंदाजे के तौर पर। बेन ने कहा, उससे मेरी लड़ाई हुई थी। मैंने उससे माफ़ी मांगी अपनी बीवी और बच्चों के बारे में नहीं बताने के लिए। मैं उसके साथ रहना चाहता था, पर उसने इन सब से इनकार कर दिया। एक एक सवालों के जवाब देता देता बेन थक गया था। वो गुस्से में उठा और कहा, तुम्हें क्या लगता है ये सब मैंने किया होगा? मैं उसे 6 हफ्ते से जानता था। जो कुछ हुआ उसमें तुम दोनों का हाथ है। तुम दोनों ने उसे अपने से दूर जाने दिया और तुम दोनों मुझे इसका कसूरवार ठहरा रहे हो। मैंने तो उसे सिर्फ सहारा दिया। कोल, अगर तुम एलिसन की मौत का सच जानना ही चाहते हो तो खुद को आईने में क्यों नहीं देखते? जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। कोल को तसल्ली नहीं, पर नोआ उसे खींच कर ले गया। कोल अभी भी किसी साजिश को महसूस कर पा रहा है। बाहर निकलकर वो नोआ से ही भिड़ गया। उसे ज़मीन पर पटक दिया और कई घूंसे मारे। उसने कहा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जब वो मुझे छोड़कर तुम्हारे पास गई तब तुमने उसे संभाला क्यों नहीं? तुम उसे संभाल नहीं पाए। नोआ ने उसे शांत करने की कोशिश की। वो जानता है कि ये सब कोल के अंदर का गुबार है जो बाहर निकल रहा है। और अब नोआ की कहानी। जब वो एक रेस्टोरेंट में बैठा था तब उसे एक वेट्रेस दूर से दिखी। उसने बिल्कुल वैसे ही कपड़े पहने थे जैसे एलिसन ने तब पहने थे जब वो उसे पहली बार मिली थी। ये वेट्रेस उसके समीप आई और उसका ऑर्डर लिया। ये एलिसन नहीं है। जब वो चली गई तब अब तक जो जज्बात उसने रोके हुए थे वो निकल पड़े। वो फूट फूट कर रोने लगा। एलिसन उसकी ज़िंदगी में आई और सब कुछ बदल गया। कुछ अच्छा हुआ, कुछ बुरा हुआ। उससे मिलने के पहले वो सिर्फ एक टीचर था जो कि एक लेखक बनने की कोशिश कर रहा था। अपने फैमिली इन लॉज के बोझ तले दबा हुआ। जब वो एलिसन से मिलता था तब उसने अपने आप से मुलाकात की थी। उसे लगा था कि उसका भी कोई वजूद है, उसमें भी प्रतिभा है। एलिसन के साथ रहकर ही उसने सफलता की ऊंचाइयों को छुआ था, पर अब वो उसे छोड़कर जा चुकी है। इसी नोट पर कहानी का यह हिस्सा यही समाप्त हो जाता है। इसके आगे की कहानी में पता चलेगा कि वाकई में एलिसन के साथ हुआ क्या था। इन सब को हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अब तक की कहानी में बहुत से उतार चढ़ाव आए हैं। ये कहानियाँ हमें ज़िंदगी का आईना दिखाती हैं, हमें अपने आप से रूबरू कराती हैं। अगर आपने अब तक की कहानी से कुछ सीखा हो तो उसे मेंशन करना ना भूलें। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।